आज हम बात करेंगे संचार की, यानी कम्युनिकेशन की। सर, मन की बात को किस कम्युनिकेशन में रखा जाए? हमारे मन में मीडिया लाइन जाने पर कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती हैं। So thank you for improving our knowledge. डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, पत्रकारिता की पाठशाला आज इसके दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संचार की, यानी कम्युनिकेशन की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पत्रकारिता की, पत्रकारिता की परिभाषा की, पत्रकार कौन है और समाचार क्या होते हैं, सूचना क्या होती है, समाचार और सूचना में क्या संबंध होता है, क्या हर सूचना समाचार है या फिर समाचारों में कोई ना कोई सूचना होना अनिवार्य है। ये सब हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कम्युनिकेशन, अर्थात संचार। यानी आज हम आपको ये बताएंगे कि संचार होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके साथ ही समाचार के मूल्य क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूज़ वैल्यू बोलते हैं और हिंदी में समाचार मूल्य। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, अर्थात संचार क्या होता है। तो हम इसमें आपको ये बता रहे हैं बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में कि हम और आप आमने सामने नहीं बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बात आप तक पहुंच रही है और आप जो सवाल करेंगे वो हम तक पहुंच रहा है। इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। अब हम इसको कुछ जो स्कॉलर्स हैं, जो मीडिया के स्कॉलर्स हैं, या यूं कह लें कि जो पत्रकारिता के बड़े विद्वान हैं, वो चाहे हमारे देश के हों या विदेशों के हों, उन्होंने संचार की परिभाषा क्या दी है, अब हम आपको वो बता रहे हैं। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। संकेतों द्वारा होने वाला संप्रेषण संचार कहलाता है। और ये परिभाषा लुडबर्ग ने दी थी। लुडबर्ग ये एक विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। दूसरी एक बहुत ही पॉपुलर अर्थात लोकप्रिय परिभाषा है कि संचार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजे गए संदेश की प्रक्रिया है। डेनिस मैकविल ने यह परिभाषा दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि संचार कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है अंतःवैयक्तिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और हिंदी में बोलते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति इसमें अंतर्मन अर्थात अपने आप से बात करता है। द कम्युनिकेशन विद इन द सेल्फ इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अर्थात स्वयं से किया गया संवाद। अकेले में आप कोई चिंतन मनन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अंतःवैयक्तिक संचार कर रहे हैं। और दूसरा प्रकार है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अर्थात अंतरवैयक्तिक। देखिए, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बड़े ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग अपने सवाल नोट करते रहिएगा और इस पाठशाला के आखिरी हिस्से में हम आपके सवाल लेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका जो है सॉल्व करेंगे। तो अंतरवैयक्तिक संचार अर्थात इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति होना अनिवार्य है।
अब ये दो व्यक्ति आमने सामने भी हो सकते हैं, या ये दो व्यक्ति टेलीफोन में भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, या फेसबुक पर चैट कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, यानी शर्त क्या है? शर्त ये है कि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ सुन रहा है, तो सुनने वाला व्यक्ति भी सवाल कर रहा है, जवाब दे रहा है, यानी दोनों तरफ से बात हो रही है। इसलिए इसको टू वे ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तीसरा जो संचार का प्रकार है वह है समूह संचार, अर्थात ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो 8-10 लोग भी हो सकते हैं, 15-20 भी लोग हो सकते हैं। और आप देखते होंगे कि एक विचार विमर्श होता है, गोष्ठी होता है, वाद विवाद होता है, और वो पूरे ग्रुप में डिस्कशन होता है, जिसको इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। बहुत ही पॉपुलर ये वर्ड है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि समूह चर्चा। ग्रुप अर्थात समूह, डिस्कशन अर्थात चर्चा, यानी समूह में चर्चा हो रही है, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। अब आखिरी जो प्रकार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसके आप सभी छात्र भी हैं, वो है जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन। तो अब आपको समझना होगा कि जनसंचार क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मास यानी जन, और जन यानी जनता। जनता यानी बहुत बड़ा समूह, बहुत सारे लोग, अलग अलग जाति के, धर्म के, अमीर लोग, गरीब लोग, मतलब बहुत लोग हो सकते हैं। तो इसलिए उसको ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं कहा गया, उसको मास कम्युनिकेशन कहा गया, क्योंकि यू आर कम्युनिकेटिंग विद द लार्ज ऑडियंस। इसीलिए मास कम्युनिकेशन में रेडियो आता है, टीवी आता है, अखबार आते हैं, फिल्में आती हैं, आजकल वेब सीरीज आ गई हैं, क्योंकि इनको देखने वाले लाखों की संख्या में लोग हो सकते हैं, किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, देश दुनिया के लोग हो सकते हैं। इसलिए मास मीडिया के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो संस्थान हैं वो है प्रिंट जर्नलिज्म अर्थात प्रिंट मीडिया, है ना, यानी न्यूज़पेपर हो गया, और मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई। अब एक किताब आपने खरीदी तो उस किताब को कितने लोगों ने पढ़ा, यानी उस किताब में जो कुछ लिखा है वो अपनी बात जो है आप तक पहुंचा रहा है, पाठक तक, आप उसको समझ रहे हैं, यानी आप दोनों के बीच में संवाद हुआ। जबकि आप क्या है, आप सजीव हैं, आप इंसान हैं, आपके अंदर जान है। किताब निर्जीव है, अर्थात उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, फिर भी आप दोनों समझ रहे हैं। इसलिए जो बुक्स होती हैं उनको भी जनसंचार के दायरे में लाया जाता है। और सबसे बड़ा प्रभावशाली माध्यम जनसंचार का फिल्में हैं, टीवी है, रेडियो है ना, क्योंकि ये सब जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वो भी टीवी देख सकता है, वो भी टीवी में फिल्में देख सकता है, यानी उसको भी उस फिल्म से आइडिया मिल सकता है ना। जबकि न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तभी आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे। इसलिए अब हम आपको जनसंचार के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, इंग्लिश में कोटेशन बोलते हैं, वो उसको आप परिभाषा भी समझ सकते हैं, वो है मार्शल मैकलुहान। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। मार्शल मैकलुहान is a famous media scholar who has given the concept of medium is the message। अब हम इसको हिंदी में बताते हैं। मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि जो मीडियम है वही मैसेज है, अर्थात माध्यम ही संदेश है।
तो आपका माध्यम क्या होगा? या तो आप प्रिंट मीडिया होगा, यानी या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, यानी या तो आप टीवी देखेंगे या तो आप रेडियो सुनेंगे, या फिर आजकल की तरह डिजिटल मीडिया भी हो सकता है, यानी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट भी पढ़ सकते हैं, ऐप से पढ़ सकते हैं, या यूं कह दें कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी एक दूसरे से जानकारी ले सकते हैं। ये सब इंटरनेट ड्रिवन मीडिया है, यानी इन सब के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इसलिए मास कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। मोजो अर्थात मोबाइल जर्नलिज्म। मोबाइल क्या है? ये तकनीकी है ना, कि आज हम 5G के दौर पर आ गए हैं, तो इतने अच्छे अच्छे कैमरा आ गए हैं कि जो स्मार्टफोन है, दरअसल इसमें टीवी भी है, रेडियो भी है, तो इवन आप न्यूज़पेपर भी, ई पेपर जो आता है वो भी आप ओपन करके पढ़ सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। इसलिए आपको ये भी समझना होगा कि डिजिटल मीडिया के दौर में मास कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो ये तो हमने आपको संचार और उसके प्रकार के बारे में बताया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके अगर कोई सवाल हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। जी अवनीश, अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर किस भाषा का इस्तेमाल किया जाए? सरल शब्द हिंदी का इस्तेमाल किया जाए या कठिन शब्द इस्तेमाल किया जाए? जी, बहुत ही आपका साधारण सा सवाल है और जिसका बहुत ही साधारण सा जवाब है। आप किसी भी मीडिया के लिए कार्य करें, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, और आप किसी भी भाषा में काम करें, क्योंकि आपने हिंदी का जिक्र किया, इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या उर्दू या फिर स्पेनिश या जापानीज, जो भी फॉरेन की लैंग्वेज हैं, क्योंकि भाषा क्या है? भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, अर्थात अपनी बात को कहने का एक तरीका है। अब आप अपनी बात को हिंदी में अच्छे से कह सकते हैं, या अंग्रेजी में कहें, या उर्दू में कहें, या फारसी में कहें, या जापानीज में कहें, तो आप तो अपनी बात कह रहे हैं ना, यानी आप अपनी खबर लिख रहे हैं। तो उस खबर को सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में लिखना है, कठिन भाषा में नहीं लिखना है। अब आप चाहे इंग्लिश भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश भी जो कॉमन वर्ड्स हैं, साधारण शब्द हैं, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज कीजिए। उसी तरह से हिंदी में आप सरल शब्दों का प्रयोग करो। इसलिए एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं किस फार्मूला, KISS, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। छोटे सेंटेंस लिखिए, सरल शब्द लिखिए, कठिन शब्द मत लिखिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा पाठक है या दर्शक है या श्रोता है, अर्थात रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर, उसमें बहुत, ये मास मीडिया है, उसको बहुत से लोग सुनते हैं। तो आपने अगर बहुत कठिन शब्द का प्रयोग कर लिया और वो खबर कोई एक साधारण मजदूर या पान की दुकान वाला अखबार पढ़ रहा है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है। और उसकी जगह अगर आपने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो आपको क्या लगता है, एक पान की गुमटी चलाने वाला या एक ई रिक्शा का ड्राइवर वो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा अच्छे से समझेगा या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ज्यादा अच्छे से समझेगा? अवनीश, किस शब्द को ज्यादा अच्छे से समझेगा अवनीश? तो सुप्रीम कोर्ट को देकर कहते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो शब्द चलन में है, वो कॉमन स्पोकन वर्ड है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया, यानी सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा, नेचुरल लैंग्वेज, है ना, क्योंकि आप न्यूज के प्रोफेशन में। अब हम अगला सवाल लेते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि जो संचार है वो एक तरफा हो सकता है? वैसे बिल्कुल संचार एक तरफा हो सकता है। जो अभी हमने आपको बताया है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः वैयक्तिक अंतर। संचार, जिसमें आप खुद से बात करते हैं, या आप खुद से बात करो या अपने खुदा से बात करो। तो खुदा भी आमने सामने तो नहीं दिख रहा ना आपको, वो आपके मन में एक आस्था है, एक विश्वास है।
कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर आप उसकी पूजा पाठ करते हैं और भगवान को बताते हैं तो भगवान आपकी समस्या का समाधान करता है। लेकिन यहाँ दो व्यक्ति तो नहीं है ना, इसलिए इसको भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, इसको भी इंट्रापर्सनल कहेंगे, क्योंकि आप स्वयं से बात कर रहे हैं। अब स्वयं में जो आपको नहीं दिखाई दे रहा भगवान, उससे भी बात करेंगे तो भी वही माना जाएगा। इसलिए एक तरफा भी हो सकता है, लेकिन संचार हमेशा दो तरफा अच्छा माना जाता है। इट इज ऑलवेज गुड टू डू द टू वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे कि टू वे ऑफ कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अन्यथा वो एक तरफा संचार, हमने अपनी बात रखी, बोल के हम चले गए। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपको वो मौका नहीं मिल रहा, तो इसे संचार का सर्वोत्तम रूप नहीं कहा जाता है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड द आइडियल सिचुएशन फॉर द कम्युनिकेशन। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दो तरह से होती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय हमारे देश में ऐसा होता था कि मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, अगर उनको अपनी बात कहनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उन्होंने अपनी बात कह दी और कह के चल दिए, तो जर्नलिस्ट को सवाल पूछने का मौका तो नहीं मिला। तो ये एक तरह से वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार हुआ। लेकिन अगर वो ये कहती हैं कि हाँ भाई, अब अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि जो जर्नलिस्ट आए हैं उनके सवालों का आप जवाब दीजिए। इसलिए टू वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। सर, मन की बात को किस कम्युनिकेशन में रखा जाएगा? अब ये आप स्वयं तय कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि मन की बात अगर कार्यक्रम देखें तो ये कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमेशा अपने मन की बात कहते हैं। वो मन की बात का मतलब यही होता है कि मेरे मन में जो आया हमने बोल दिया। अब सामने वाले ने उसको क्या सुना, क्या समझा, क्या हमें क्रिया प्रतिक्रिया दी, फीडबैक दिया, आई डोंट केयर, है ना। तो ये भी एक तरफा ही संचार है। इसको आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अर्थात अंतः वैयक्तिक संचार में रख सकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो ये है कि कई बार उनकी मन की बात में ऐसे उनके पाठक होते हैं जो अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके भेजते हैं, और बीच बीच में प्रधानमंत्री जी अपनी बात को जब वो कहते हैं मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से, तो उसमें वो संदेश भी सुनाते हैं कि त्रिचुरापल्ली की रहने वाली एक महिला ने ऐसा कहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी उन्होंने अपने कार्यक्रम में उस व्यक्ति की आवाज को शामिल किया। तो ये तस्वीर का दूसरा पहलू है, तो इसे आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं। Hello, good evening, sir. जी, गुड इवनिंग। Sir, can you please tell me the process of communication? बिल्कुल। अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कम्युनिकेशन, what are the various types of communication. Yes, sir. I have not included the topic related to your question, the process of communication. This is our next topic. I am going to explain this topic also. But before that, I would like to ask Pihu if she has any questions she can ask. अगर कोई सवाल है पिहू तो आप कर सकती हैं। आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। सर, मैं लेट से ज्वाइन की थी तो मेरे पास हाँ, कोई नहीं, जितना भी समय से आपने ज्वाइन किया, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। और हमेशा एक अच्छे इंसान की पहचान है कि वो समय के साथ चलता है। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि आपको कहीं भी इंटरव्यू देने जाना हो, कहीं भी आपको क्लास अटेंड करनी हो, तो जो शेड्यूल्ड टाइम है उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले आना चाहिए। आज भी सदी के शहंशाह कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो जो शेड्यूल्ड टाइम होता है, आपको मालूम है कि फिल्मों की शूटिंग जो है 24/7 होती है। कभी मॉर्निंग शिफ्ट, डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ है, कभी लेट नाइट होता है, कभी इवनिंग होता है। और आप मीडिया इंडस्ट्री जहाँ पे आप जॉब करने वाले हो, चाहे आप न्यूज़पेपर में करो या न्यूज़ चैनल में करो, वहाँ भी ये शिफ्ट रोटेट होती रहती है। इसलिए आपको हमेशा समय से ज्वाइन करना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं है, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत जो हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जो कि ऋचा का सवाल था, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात संचार का प्रारूप क्या होता है।
तरीका कैसे होता है। तो इसके बारे में सबसे फेमस मॉडल है अरिस्टोटले मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग चाहें लिख भी सकते हैं, साथ साथ में आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। इसको बोलते हैं अरस्तु का मॉडल। ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 2300 साल पहले की बात है, 2300 साल पहले की बात है। दार्शनिक अरस्तु ने संचार के प्रारूप के बारे में बताया था। He was the one person who has given the concept and the process of communication around 2300 years ago in his book Rhetoric। अर्थात रेटोरिक एक किताब है जो कि अरस्तु ने लिखी थी। वो बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। उन्होंने संचार की प्रक्रिया के बारे में बताया था। वो संचार की प्रक्रिया क्या है? उन्होंने कहा था कि दरअसल संचार में 3 लोगों का होना अनिवार्य है। वो 3 लोग कौन हैं? पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर और तीसरा मैसेज, अर्थात प्राप्तकर्ता यानी जो उस मैसेज को प्राप्त कर रहा है, रिसीवर बोलने वाला अर्थात जो उस मैसेज को भेज रहा है, और तीसरा संदेश अर्थात जो मैसेज आपने डिलीवर कर रहे हैं, जो भी आप अपना बात को कहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 3 जो है प्रमुख तत्व हैं किसी भी तरह के संचार आप करें, चाहे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, इंट्रापर्सनल हो, मास कम्युनिकेशन हो या ग्रुप कम्युनिकेशन हो। ऋचा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पुट योर वीडियो इन ऑन मोड। ऋचा, कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर ली। Sir, my video, sir, am I audible? Yes. Sir, my video is on, but due to network issue, I guess. ओके, तो ये हमने आपको 3 बातें बताई। अब हम बताते हैं कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु अरस्तु ने और भी बताए थे, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। उसमें से पहला शब्द था, वो क्या है? ये हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं अपने इस पाठशाला में कई बार आपसे कह चुका हूँ कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आप नोट भी करते रहें, ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहें। और अगर कोई चीज़ आप ना नोट कर पाएँ या छूट गया हो तो आप हमें बता भी सकते हैं, तो हम उसको दोबारा से आपको लिखवा देंगे। तो जो अरस्तु ने अरिस्टोटले मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। इसमें 3 प्रमुख तत्व होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर आपको पता है भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला, और मैसेज यानी वो कंटेंट जो आप डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही संचार का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ऋचा का सवाल था। मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप कोई मैसेज बनाते हैं ना, जब कोई संदेश आप डिलीवर करते हैं, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो कोई भी मैसेज हो, तो उसमें 3 प्रमुख बातें होनी चाहिए। वो क्या है? पहले नंबर पर है पैथोस, PATHOS, और इसका अर्थ है दुख, दर्द, परेशानियां। अर्थात एक जर्नलिस्ट को हमेशा जो परेशान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी आवाज को उठाना चाहिए, उनके दुख दर्द को अपनी रिपोर्ट में दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है वो है इथोस, ETHOS, अर्थात विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। यानी आप जो भी संदेश दे रहे हैं, जो भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो भी खबर दिखा रहे हैं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो प्रमुख तत्व है वो है लैगोस, LAGOS, अर्थात लोगास। और इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है तर्क, तर्क शक्ति। यानी आप सवाल करें, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, पत्रकार सवाल करें सिस्टम से, सरकार से, लोगों से जो भ्रष्टाचार करते हैं, या समाज में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप सवाल करें, लेकिन हाँ, आपके तरीके और आपके तेवर
पुलिस वाले की तरह या वकील की तरह नहीं होना चाहिए। आप एक साधारण पत्रकार की तरह अच्छे अच्छे सवाल कीजिए और उनके जवाब के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाइए। तो ये 3 प्रमुख तत्व हैं। जब आप संदेश को लिखते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो है आज से लगभग 2000 साल पहले अरस्तु ने कहा था। अब जरा आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि आजकल हमारी मीडिया में कितना ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, जिसका मतलब हमने आपको बताया कि संचार क्या होता है, संचार के प्रकार क्या होते हैं, और इसके अलावा संचार की प्रक्रिया क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज की पाठशाला में इतना ही। अब आप आखिर में मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए, और आप साथ में फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको हमारी पाठशाला का ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा। जी, उद्देश्य। बिल्कुल सर, जो पाठशाला इस समय चल रही है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज अ मीडिया स्टूडेंट, एज अ जर्नलिस्ट हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी भी है और ज्ञानवर्धक भी है, क्योंकि इससे हम सीख पा रहे हैं कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसका इतिहास क्या है, उसके तरीके क्या है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा जो इसमें प्रश्न था वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जा सकता है? संदेश को, जो कि मैसेज हम भेज रहे हैं, एक प्रेषक को, या प्राप्तकर्ता को, या उसके प्रभाव यानी उसके फीडबैक? देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और मैंने जब हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जो बेसिक होता है ना, वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। कहा जाता है कि इंसान को जीने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कहा जाता है ना। अब वैसे तो ये तीनों ही जरूरत हैं। अगर एक आपको साधारण भी जिंदगी जीनी है या अच्छी जिंदगी भी जीनी है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज की मिसिंग होगी आपकी लाइफ में, तो क्या आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी? इसलिए चाहे वो प्रेषक हो, चाहे वो प्रापक हो, और चाहे वो संदेश हो, अर्थात सेंडर, मैसेज और रिसीवर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी एक को ज्यादा अच्छा कहना, दूसरे को कम अच्छा कहना, ये सही नहीं होगा। दूसरा उदाहरण, अब आप सपोज दैट किसी न्यूज चैनल में जॉब करते हैं, तो न्यूज चैनल क्या हो गया? ये सेंडर हो गया। भले ही आप वहां पे रिपोर्टर हैं, एंकर हैं या प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जब तक न्यूज चैनल में आप जॉब नहीं करेंगे तब तक आप खबर लिखेंगे कैसे? आप समझ रहे हैं ना। तो आपके लिए क्या हो गया कि सेंडर जरूरी है, यानी न्यूज चैनल होना जरूरी है, न्यूज़पेपर होना जरूरी है, तभी तो आप वहां पे अपना मैसेज लिखेंगे, अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर उस न्यूज चैनल को देखने वाले लोग ही ना हो, यानी प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, तो फिर आप कितनी भी अच्छी खबर बता रहे हो, कितना भी बड़ा खुलासा कर रहे हो, जो कि आपका मैसेज है, जो कि आपका कंटेंट है, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए तीनों ही बेसिक एलिमेंट्स का होना अनिवार्य है। अब हम अवनीश से बात करते हैं। फीडबैक, इस पत्रकारिता की पाठशाला के दूसरे एपिसोड के बारे में आपका फीडबैक क्या है, और साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है आज के विषय से संबंधित तो भी आप पूछ सकते हैं। अवनीश। सर, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो आप कीमती समय हम लोगों को देते हैं। बात रही दूसरी कि हमारे मन में मीडिया लाइन जाने पर कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती है। जैसे मेरे अंदर एक सवाल था कि आगे जाएंगे तो किस हिसाब से खबर लिखा जाएगा, कठिन शब्दों में या सरल शब्दों में, पर आपने उसको साफ तौर पर कह दिया कि उस शब्द में लिखा जाए जो जनता को समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही पाठशाला आगे लाते रहिए, जिससे और बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे और आगे का रास्ता और साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जी, पीहू। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। आप अपना फीडबैक दे सकती हैं जो क्लास के बारे में आपको जैसा भी लगे, क्योंकि ये 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आपकी आवाज फिर से गायब हो गई, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू है सर। आवाज नहीं आ रही है पीहू आपकी। जी ऋचा, आप बोलिए। नेटवर्क इशू है। So thank you for improving our knowledge.
एंड सर वन थिंग आई वांट टू ऐड, जैसे कि सर एक प्रॉपर चैनल भी तो होना चाहिए ना, जिससे हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं। बिल्कुल, माध्यम। अभी आपको हमने बताया क्लास में कि मीडियम इज द मैसेज। मार्शल मैकलुहान ने ये बात बहुत पहले कह दी थी। तो अभी आज की क्लास में हमने बेसिक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की है। अभी हमने एडवांस एलिमेंट्स के बारे में आपको नहीं बताया है। यानी जब एडवांस एलिमेंट आएगा तो फिर उसमें आपका चैनल भी आएगा, उसमें आपका जो नॉइज़ है या कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हम अगली पाठशाला में उनका जिक्र करेंगे। तो आप सबको हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये पाठशाला कैसी लगी, फीडबैक हमें अब ज़रूर दीजिए, कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।